नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यानपूर्वक देखिए। पहला क्वेश्चन आपके क्या कह रहा है कि दी गई आकृति में, कह रहा है दी गई आकृति में यदि कोण एबीसी जो है 27 डिग्री है। कह रहा है दी गई आकृति में यदि कोण एबीसी 27 डिग्री है तो कोण ईएसी का मान बताइए। ईएसी का मान बताइए। हाँ, हाँ, मैं आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं जिस आकृति को आपके सामने बनाकर दिखाया गया है, उस आकृति को यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, दोस्तों ये मैंने वृत्त बना लिया। ठीक है, मान लीजिए इस बिंदु पर इस पर से खींचिए। बिंदु पर इस पर कोई दिक्कत है आपको? प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई दिक्कत कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इस बिंदु पर मान लीजिए इस पर यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई है। तो देखो, मान लीजिए यहाँ पर बिंदु सी है, तो इस बिंदु को इस बिंदु को मिला दिया बस। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर एक डी बिंदु है, इसे 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 सी बिंदु को डी बिंदु से मिला दिया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी। और इस बिंदु को डी से मिला दिया गया। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर मान लीजिए बी बिंदु है और इस बिंदु को हम इस बिंदु से मिला दे रहे हैं। इसका सी बिंदु से मिला दे रहे हैं। इसका नाम दोस्तों बी है, इसका नाम सी है। जो ये स्पर्श बिंदु था इसका नाम बी है। ठीक है, इसका नाम बी है, इसका नाम। तो जैसा आकृति बनाकर दिखाया गया, जैसा आकृति बनाकर दिखाया गया वैसे ही मैंने आकृति यहाँ पर बनाने की कोशिश की। ठीक है, यहाँ पर बनने वाला कोण हमें क्या दिया है? देखिए यहाँ पर बनने वाला कोण हमें 27 डिग्री दिया। क्या दिया है? 27 डिग्री। यहाँ पर बनने वाला कोण हमें 27 डिग्री। कह रहा है कि बताइए कोण ईएसी का मान क्या होगा। कोण ईएसी, कोण ईएसी हमसे पूछ रहा है, कोण ईएसी का मान क्या होगा। कोण एक मिनट, कोण ईएसी का मान पूछ रहा है। एक मिनट में हमसे पूछ रहा है क्या कहोगे, हमसे कह रहा है ई ए सी, ये वाला कोण हमसे पूछ रहा है। आप ये जो स्पर्श रेखा, इस इस स्पर्श रेखा और इस जीवा द्वारा बना कोण पूछ रहा है कहोगे हम। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है, दोस्तों हमसे कह रहा है कि इस स्पर्श रेखा, इस स्पर्श रेखा और इस जीवा द्वारा बना कोण बताइए। हाँ बोलो। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है, एक मिनट रुकिए। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि इस स्पर्श रेखा और इस जीवा द्वारा यहाँ पर जितने डिग्री का कोण बना होगा उतने ही डिग्री का कोण इस जीवा द्वारा, जीवा द्वारा यहाँ पर भी बनाया गया होगा, वृत्त की परिधि पर ही बनाया गया होगा। हो गया। ठीक है, दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है, दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि इस स्पर्श रेखा और इस जीवा द्वारा यहाँ पर जितने डिग्री का कोण बनाया गया होगा, यहाँ पर जितने डिग्री का कोण बनाया गया होगा उतने ही डिग्री का कोण इस जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पर सामने की ओर बनाया गया होगा। हो गया। हाँ, हाँ, मतलब यहाँ पर और यहाँ पर बनने वाले कोण बराबर होंगे। तो हो गया। हाँ, ठीक है, दोस्तों हमसे ये वाला कोण पूछ रहा है। अगर मुझे ये वाला कोण पता होता तो मैं आसानी से बता सकता था कि ये वाला कोण क्या होगा। तो हो गया। हाँ, हम आसानी से बता सकते थे। तो सबसे पहले आइए हम इस कोण को निकालने की कोशिश करते हैं। आइए सबसे पहले हम यहाँ पर इस कोण को निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जिससे हम आसानी से बता सकें कि भैया यहाँ पर बनने वाला कोण होगा क्या। ठीक है, दोस्तों आपको दिख रहा है ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है और चक्रीय चतुर्भुज में दोस्तों आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मतलब यहाँ पर और यहाँ पर बनने वाले कोणों का योग जो है 180 डिग्री। दोस्तों इस 180 डिग्री में से यहाँ पर बनने वाले कोण की भागीदारी 27 डिग्री है। तो गया। दोस्तों इन दोनों कोणों का योग जो है 180 डिग्री है और इस 180 डिग्री में से यहाँ पर बनने वाले कोण की भागीदारी 27 डिग्री है। हाँ, हाँ, तो यहाँ पर बनने वाले कोण की भागीदारी क्या हुई? तो गया 3 7 में से 2 गए 5,
यहाँ पर 153 डिग्री होगा। क्या है 153 डिग्री होगा। हाँ, 153 डिग्री होगा। मतलब देखा जाए तो यहाँ पर बनने वाले कोण क्या है होगा 153 डिग्री। अगर दोस्तों यहाँ पर बनने वाला कोण 153 डिग्री है, तो यहाँ पर भी तो बनने वाला कोण 153 डिग्री होगा होगा। हाँ, क्योंकि आपको चित्र दिखता है कि इस स्पर्श रेखा और इस जीवा द्वारा बना जो कोण होगा, वास्तव में इस स्पर्श रेखा और इस जीवा द्वारा बना जितने डिग्री का यहाँ पर कोण बनाया जाएगा, उतने ही डिग्री का कोण इस जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पर सामने की ओर भी बनाया जाएगा। मतलब अगर यहाँ पर 153 मतलब यहाँ पर अगर थीटा डिग्री का कोण बना है, तो यहाँ पर भी थीटा डिग्री का ही कोण बनेगा। मतलब दोनों जगह बराबर ही कोण बनेंगे कभी। यहाँ अगर दोस्तों यहाँ पर 153 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहाँ पर भी तो 153 डिग्री का ही तो कोण बना होगा, तभी तो यहाँ पर बना होगा 153 डिग्री का कोण। यहाँ तो यहाँ पर बनने वाला कोण जो है वास्तव में क्या है 153 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, अब आइए दोस्तों इसी क्रम में हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। हमसे क्या कर रहा है, हमसे कह रहा है कि दी गई आकृति में, कह रहा है दी गई आकृति में टी आर क्यू 36 डिग्री है। कह रहा है कोण क्यू पी एस जो है 78 डिग्री है। तब बताइए कोण एस आर यू क्या होगा। हाँ, सबसे पहले जो आकृति बनाकर लिखा गया, मैं उसी आकृति को यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, उस आकृति को यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। तो जैसी आकृति यहाँ पर बनाकर दिखाई गई है, वैसे ही मैंने यहाँ पर आकृति एक बनाने की कोशिश की है। ठीक है, वैसे ही आकृति मैंने यहाँ पर एक बनाने की कोशिश की है। आपको कोई दिक्कत है होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, पसंद नहीं है। तो इसका नाम ये जो है इसका नाम पी है, इसका नाम क्यू है, इसका नाम क्यू है, इसका नाम एस है, इसका नाम एस है। और ये जो जहां पर स्पर्श कर रही है, ये दोनों जहां पर ये स्पर्श रेखा स्पर्श कर रही है, उसका नाम हमें आर दिया है, हाँ। इसका नाम हमें टी दिया है, इसका नाम हमें यू दिया है, इसका नाम टी दिया है, इसका नाम यू दिया है। हाँ, कह रहा है कि ये टी आर क्यू है, हमसे कह रहा है टी आर क्यू जो है ये कुल मिलाकर 36 डिग्री है। मतलब यहाँ पर मतलब इस जीवा और इस स्पर्श रेखा द्वारा बनने वाला कोण हमें 36 डिग्री दिया है। हाँ, क्या दिया है 36 डिग्री दिया है। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ। इसी प्रकार QPS जो 78 डिग्री दिया है, QPS मतलब यहाँ पर बनने वाला कोण हमें 78 डिग्री दिया है। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ, यहाँ पर बनने वाला कोण हमें 78 डिग्री दिया है। हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे कह रहा है कि बताइए कोण SRU बताइए। SRU मतलब यहाँ पर बनने वाला कोण पूछ रहा है। हाँ, यहाँ पर बनने वाला कोण पूछ रहा है। हाँ, यहाँ पर बनने वाला कोण पूछ रहा है। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं? दोस्तों आपको देख रहा है, दोस्तों हमसे कह रहा है कि इस स्पर्श रेखा दोस्तों हमसे कह रहा है इस स्पर्श रेखा और इस जीवा द्वारा बनने वाला कोण क्या होगा। हाँ, मैं दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि इस स्पर्श रेखा और इस जीवा द्वारा बनने वाला जो कोण होगा, दोस्तों इस स्पर्श रेखा और इस जीवा द्वारा जितने डिग्री का कोण यहाँ पर बनाया जाएगा, उतने ही डिग्री का कोण इस जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पर सामने की ओर भी बनाया जाएगा। हाँ, मतलब यहाँ पर बनाया जाएगा। हाँ, तो इस स्पर्श रेखा और इस जीवा द्वारा जितने डिग्री का कोण यहाँ पर बनाया जा रहा है, उतने ही डिग्री का कोण इस जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पर सामने की ओर भी बनाया जाएगा। मतलब यहाँ पर भी उतने ही डिग्री का कोण बनेगा। मतलब यहाँ पर और यहाँ पर बनने वाले कोण आपस में बराबर होंगे। हाँ, अगर दोस्तों यहाँ पर और यहाँ पर बनने वाले कोण बराबर होंगे, तो एक बात बताइए, अगर मुझे यहाँ पर बनने वाला कोण मिल गया, तो यहाँ पर बनने वाला कोण बता सकता हूँ? हाँ, यहाँ पर बनने वाला कोण मिल गया तो मैं बता सकता हूँ कि यहाँ पर इतने डिग्री का कोण बना हुआ हो गया। हाँ, क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर बनने वाले कोण बराबर होंगे। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पर बनने वाला कोण निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको चित्र बताया कि इस स्पर्श रेखा और इस जीवा द्वारा जितने डिग्री का कोण यहाँ पर बनाया गया होगा, उतने ही डिग्री का कोण इस जीवा द्वारा वृत्त के इस जीवा द्वारा परिधि पर सामने की ओर भी बनाया गया होगा। मतलब अगर इस स्पर्श रेखा और इस जीवा द्वारा यहाँ पर 36 डिग्री का कोण बनाया गया है, तो इसी जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पर सामने की ओर 36 डिग्री का ही कोण बना होगा। मतलब यहाँ पर बनने वाला कोण 36 डिग्री होगा। आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी। ठीक है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों एक चीज बताइए मुझे, PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है कि नहीं कहोगे? हाँ, चक्रीय चतुर्भुज है। अगर दोस्तों चक्रीय चतुर्भुज है PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो आमने सामने को कोणों का योग क्या होगा? 180 होगा कहोगे? हाँ, मतलब इन दोनों कोणों का योग 180 होगा। हाँ दोस्तों एक बात होती है, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री है कहोगे? हाँ, 180 डिग्री है। और इस 180 डिग्री में से इस कोण की भागीदारी 78 डिग्री है कहोगे? हाँ, तो इस कोण की भागीदारी क्या होगी? 102 डिग्री की होगी। हाँ, 102 डिग्री की होगी। मतलब यहाँ पर बनने वाला जो कोण है, मतलब यहाँ पर जो बनने वाला कोण है 102 डिग्री, 102 डिग्री है।
102 डिग्री है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों आप QSR त्रिभुज को देख रहे हो? हाँ, QSR त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। हाँ, दोस्तों QSR में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। हाँ दोस्तों एक बात बताइए, QRS में R कोण S की का योग कितना है? तो देखिए कोण R और कोण S की वैल्यू कुल मिलाकर देखा जाए तो 138 डिग्री है। दोस्तों कुल मिलाकर दोस्तों हमें पता है कि इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। हाँ, इस 180 डिग्री होगा और इस 180 डिग्री में से इस कोण और इस कोण की भागीदारी कितनी डिग्री की है? तो 138 डिग्री की है, 138 डिग्री की है। हाँ, तो इस प्रकार देखा जाए तो इस कोण की भागीदारी कितनी डिग्री की होगी? इस कोण की भागीदारी कितनी डिग्री की होगी? तो 42 डिग्री की होगी। मतलब यहाँ पर बनने वाला कोण क्या होगा? 42 डिग्री है। अगर दोस्तों यहाँ पर बनने वाला कोण 42 डिग्री है तो यहाँ पर भी बनने वाला कोण क्या होगा? 42 डिग्री होगा। क्या होगा? 42 डिग्री ही होगा, 42 डिग्री ही होगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गई है। यहाँ तक सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गई है। मैंने कहा ठीक है। अब आइए दोस्तों इसी क्रम में हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। इसी क्रम में हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आप इस क्वेश्चन को देख रहे होंगे? हाँ, इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं? हाँ, हम इस क्वेश्चन को देख रहे हैं भली भांति। मैंने कहा ठीक है। और ये इस क्वेश्चन को क्या कहना चाह रहा है? देखिए कह रहा है कि यदि दी गई बाह्य कोण 145 डिग्री है, तब कह रहा है तथा PQ जो है QS के बराबर है, तब बताइए कोण QOR का मान क्या होगा? हाँ, कोण QOR का मान क्या होगा? ठीक है, तो सबसे पहले जो आकृति बनाकर दिखाई गई है, मैं उस आकृति को यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले जो आकृति बनाकर दिखाई गई है उसी आकृति को यहाँ पर मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाए, जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाए, जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, दोस्तों यहाँ से एक स्पर्श, मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु है, यहाँ पर एक बिंदु है और इस बिंदु से मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर एक बिंदु है और इस बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची गई है, एक स्पर्श रेखा खींची गई है। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर छेदक रेखा खींच लेता हूँ, छेदक रेखा खींच लेता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर छेदक रेखा खींच लेता हूँ। मैंने छेदक रेखा खींच लिया है। ठीक है, और इस छेदक रेखा पर और इस छेदक रेखा के इस बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची गई है, एक स्पर्श रेखा। मान लीजिए स्पर्श रेखा जो है यहाँ पर स्पर्श कर रही है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो रही है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर इस बिंदु का नाम Q है, इस बिंदु का नाम R है। हाँ, जहां पर काट रही है छेदक रेखा उसका नाम Q है, QR है। ठीक है, इसका जहां पर स्पर्श कर रही है स्पर्श रेखा उसका नाम S है। ठीक है, और इसका नाम P है। तो R बिंदु को S बिंदु से मिलाया गया है। हाँ, R बिंदु को S बिंदु से मिलाया गया, मैंने मिला दिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। इसी प्रकार दोस्तों S को R से भी मिलाया गया, कहोगे हाँ, S को R से भी मिलाया गया है, S को R से भी मिलाया गया है, कहोगे हाँ, मिला दिया। और यहाँ पर मान लीजिए व्रत का केंद्र है, व्रत का केंद्र यहाँ पर। ठीक है, व्रत का केंद्र यहाँ पर है। तो दोस्तों ये हमारा O है, व्रत का केंद्र। OQ को मिलाया गया है, OQ को मिलाया गया है, OQ को मिलाया गया है। और मिलाने वाली रेखा क्या है? ये डेल्टा कहलाएगी। इसी प्रकार OR को भी मिलाया गया, OR को भी मिलाया गया है, तो यहाँ मिलाया गया। दोस्तों जैसा आकृति बनाकर दिखाया गया वैसा ही मैंने आकृति यहाँ पर बनाने की कोशिश की है। ठीक है, दोस्तों हमें कह रहा है कि ये जो P है इसका बाह्य कोण जो है, कह रहा है ये जो P है इसका बाह्य कोण जो है 145 डिग्री है। कह रहा है 145 डिग्री है। हो गया, हाँ 145 डिग्री कह रहा है, कह रहा है 145 डिग्री है। ठीक है, और क्या कह रहा है? देखिए कह रहा है कि PQ जो है QS के बराबर है। PQ ये वाली जो भुजा है इस वाली भुजा के बराबर है। हो गया, हाँ। अगर दोस्तों इस त्रिभुज में ये दोनों, अगर दोस्तों इस त्रिभुज में ये वाली भुजा इसके बराबर है तो ऐसी स्थिति में इस त्रिभुज में इस भुजा और इस भुजा के सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होंगे। हाँ, हाँ, मतलब इस भुजा के सामने ये वाला जो जितने डिग्री का कोण होगा, जितना डिग्री का, मतलब इस भुजा के सामने ये वाला कोण जितने डिग्री का होगा उतने ही डिग्री का कोण इस भुजा के सामने ये वाला होगा। हाँ, इस भुजा के सामने ये वाला उतने ही डिग्री का होगा। हाँ, तो ये वाला कितने डिग्री का कोण है? कहोगे देखिए
तो वह देखिए यहाँ पर बनने वाला कोण जो है 35 डिग्री का है। मैंने कहा कैसे बता दिया, तो देखिए ये पूरा कोण 180 डिग्री का है, जिसमें से इस वाले कोण की भागीदारी 145 डिग्री की है, तो इस वाले कोण की भागीदारी 35 डिग्री। तो एक बात बताइए, अगर यहाँ पर बनने वाला कोण 35 डिग्री का है तो यहाँ पर भी बनने वाला कोण 35 डिग्री का होगा, कब यहाँ मतलब इस जीवा और इस स्पर्श रेखा के द्वारा बनने वाला कोण 35 डिग्री का होगा, 35 डिग्री का होगा। हाँ ठीक है दोस्तों, आप पी क्यू एस त्रिभुज को देख रहे हैं, कब यहाँ तो पी क्यू एस त्रिभुज में इस वाले कोण, ये वाला कोण 35 डिग्री का है और ये वाला कोण 35 डिग्री का है। दोस्तों पी क्यू रेखा को आगे बढ़ाया गया है, तो यहाँ पर एक कोण बना है कब यहाँ, तो जिसका नाम है बाह्य कोण। हाँ दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि ये जो बाह्य कोण है अंत सम्मुख दोनों कोणों के योग के बराबर होगा, मतलब इस कोण और इस कोण के योग के बराबर होगा ये वाला बाह्य कोण। अगर ये वाला बाह्य कोण इस कोण और इस कोण के योग के बराबर होगा तो ये वाला कोण होगा कितना, 35 मतलब ये वाला कोण हमारा 70 डिग्री होगा। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। हमसे दोस्तों ये वाला कोण पूछ रहा है ओ क्यू आर, मतलब क्यू आर जीवा द्वारा ओ केंद्र पर बना कोण पूछ रहा है यहाँ। ठीक है दोस्तों, आपको दिख रहा है कि इस स्पर्श रेखा और इस जीवा के द्वारा यहाँ पर 35 डिग्री का कोण बनाया गया है। अगर दोस्तों इस स्पर्श रेखा और इस जीवा के द्वारा यहाँ पर 35 डिग्री का कोण बनाया गया है, तो उतने ही डिग्री का कोण इस जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पर सामने की ओर भी बनाया गया होगा। मतलब अगर यहाँ पर 35 डिग्री का कोण बनाया गया है, तो यहाँ पर भी 35 डिग्री का ही कोण बनाया गया होगा। ठीक है, आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। दोस्तों आप क्यू एस आर त्रिभुज को देख रहे हैं, हाँ क्यू एस आर त्रिभुज में कोण आर की वैल्यू जो है 70 और 35 डिग्री है। हाँ मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो 105 डिग्री है। हाँ तो कोण क्यू एस आर त्रिभुज में कोण क्यू और कोण आर पर बनने वाला कोण जो है 105 डिग्री है कुल। हाँ 105 डिग्री है, 105 डिग्री है। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि तीनों कोणों का योग 180 होता है, कहोगे हाँ 180 होता है। तो यहाँ पर भी इस त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, कहोगे हाँ। इस 180 डिग्री में से इस 180 डिग्री में से इन दोनों कोणों की भागीदारी 105 डिग्री की है, 105 डिग्री की है। तो 75 डिग्री की भागीदारी इस कोण की होगी। मतलब यहाँ पर बनने वाला कोण क्या है, कहोगे 75 डिग्री है। यहाँ पर बनने वाला कोण 75 डिग्री। हाँ हाँ, लेकिन हमसे यहाँ पर बनने वाला कोण नहीं पूछा था, हमसे कहा था कि बताइए यहाँ पर बनने वाला कोण बताइए। दोस्तों आपको दिख रहा है क्यूआर जीवा द्वारा, क्यूआर चाप द्वारा या क्यूआर जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पर एक कोण बनाया जा रहा है, तो गया हाँ ठीक है। कितने डिग्री का कोण बनाया जा रहा है, 75 डिग्री का कोण बनाया जा रहा है। अगर दोस्तों इस जीवा द्वारा इस चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर 75 डिग्री का कोण बनाया जा रहा है, तो इसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कितने डिग्री का कोण बनाया जाएगा, तो देखिए किसी वृत्त के केंद्र पर बना जो कोण होता है उसी चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। मतलब अगर इस चाप के द्वारा वृत्त की परिधि पर 75 डिग्री का कोण बनाया जा रहा है, तो इसी चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर कुल मिलाकर 150 डिग्री का कोण बनाया जा रहा है। मतलब यहाँ पर बनने वाला कोण क्या होगा, 150 डिग्री होगा। हाँ यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है। हाँ यहाँ तक सारी चीजें समझ में अच्छी तरीके से आ गई है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, एक मिनट दोस्तों रुक जाइए, आप इसको देखिए ध्यानपूर्वक, पढ़िए इस क्वेश्चन को। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, इस क्वेश्चन को भी इसी समय करने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि पी क्यू और आर एक वृत्त पर स्थित तीन बिंदु। हाँ कह रहा है कि पी क्यू आर जो है वृत्त के केंद्र पर वृत्त पर स्थित तीन बिंदु है। हाँ आगे क्या कह रहा है, आगे हमसे कह रहा है एक स्पर्श रेखा वृत्त को बिंदु पी पर स्पर्श करती है। हाँ कह रहा है और क्यू आर के बढ़े हुए भाग को एस बिंदु पर मिलती है। हाँ ठीक है, कह रहा है यदि एसपीआर जो कह रहा है यदि पीएसआर जो है 36 डिग्री है और कोण एसपीआर जो है 42 डिग्री है, तो जीवा क्यूआर द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण क्या होगा। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों एक वृत्त है, सबसे पहले मैं वृत्त बना लेता हूँ। दोस्तों एक वृत्त है और सबसे पहले मैं इसलिए वृत्त बना लेता हूँ। ठीक है, दोस्तों एक वृत्त है। दोस्तों इस वृत्त पे दोस्तों जो हमारा वृत्त है उस पर तीन बिंदु स्थित है, पी क्यू और आर। हाँ मान लीजिए दोस्तों पी हमारा यहाँ पर स्थित है और क्यू हमारा यहाँ पर स्थित है और आर हमारा यहाँ पर स्थित है। ठीक है, कह रहा है कि मान लीजिए यहाँ पर पी हमारा स्थित है, इस वृत्त पर मान लीजिए पी यहाँ पर स्थित है, क्यू यहाँ पर स्थित है और आर यहाँ पर स्थित है। ठीक है, आगे हमसे कह रहा है कि एक स्पर्श रेखा वृत्त को पी बिंदु पर स्पर्श करती है। हाँ ठीक है, दोस्तों एक स्पर्श रेखा है और वृत्त को पी बिंदु पर स्पर्श करती है, मतलब यहाँ पर स्पर्श करती है, यहाँ पर स्पर्श करती है।
एक स्पर्श रेखा है, एक स्पर्श रेखा है जो जो वृत्त को पी बिंदु पर स्पर्श करती है, मतलब यहाँ पर स्पर्श करती है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो एक स्पर्श रेखा थी और इस स्पर्श रेखा ने वृत्त को पी बिंदु पर स्पर्श किया, पी बिंदु पर स्पर्श किया। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, तो यहाँ तक सारी चीजें हमें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। आगे कर रहा है, आगे क्या कर रहा है, और कह रहा है और क्यू आर के बढ़े हुए भाग को बिंदु एस पर मिलती है, कौन, स्पर्श रेखा। ये जो क्यू आर है, इसके बड़े, ये जो क्यू आर है, क्यू आर जो है, क्यू आर तो यही है, को यहाँ ये जो क्यू आर है, क्यू आर है, ये क्यू आर है कि नहीं, को यहाँ कह रहा है ये जो क्यू आर है, इसके बढ़े हुए भाग से, इसके बढ़े हुए भाग से, बढ़ा हुआ भाग क्या होगा, बढ़ा हुआ भाग तो ये होगा, कह रहा है बढ़े हुए भाग से बड़ा भाग तो यही होगा, को यहाँ बढ़ा हुआ भाग यही होगा। कह रहा है इसके बढ़े हुए भाग से एस बिंदु पर मिलती है। हाँ, इसका बढ़ा हुआ भाग ये है और इससे जाकर स्पर्श रेखा एस बिंदु पर मिली है, एस बिंदु पर मिली है। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, तो हाँ यहाँ तक सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर है। हमसे और क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि यदि कोण पी एस आर 36 डिग्री है, कह रहा है कि यदि कोण पी एस आर 36 डिग्री है, कह रहा है यहाँ पर बनने वाला कोण अगर 36 डिग्री है, 36 डिग्री है, 36 डिग्री है, और एस पी आर और एस पी आर 42 डिग्री हो, 42 डिग्री हो, मतलब इस स्पर्श रेखा और इस जीवा द्वारा बना कोण अगर 42 डिग्री हो, 42 डिग्री हो, हाँ 42 डिग्री हो, 42 डिग्री हो, तब कह रहा है कि बताइए जीवा क्यूआर द्वारा, जीवा ये जो क्यूआर है, जीवा जो क्यूआर है, कह रहा है इसके द्वारा केंद्र पर बना कोण बताइए। हाँ, मान लीजिए केंद्र यहाँ पर है, कह रहा है इस क्यूआर द्वारा वृत्त के केंद्र पर, कह रहा है ये जो क्यूआर जीवा है, कह रहा है ये जो क्यूआर जीवा है, इसके द्वारा केंद्र पर बना कोण बताइए। हाँ, बना कोण बताइए। हाँ, बना कोण बताइए। ठीक है, मतलब हमसे ये वाला कोण पूछ रहा है, हाँ हमसे यही वाला कोण पूछ रहा है, मतलब हमसे ये वाला कोण पूछ रहा है, हाँ हमसे ये कोण पूछ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है दोस्तों, हमसे इस क्यू आर जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण पूछ रहा है। हाँ दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से बताया है कि इस स्पर्श रेखा और इस जीवा द्वारा जितने डिग्री का कोण यहाँ पर बनाया गया है, उतने ही डिग्री का कोण इस जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पर सामने की ओर भी बनाया जाएगा, तो यहाँ सामने की तरफ भी बनाया जाएगा। हाँ। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि इस स्पर्श रेखा और इस जीवा के द्वारा यहाँ पर जितने डिग्री का कोण बनाया जा रहा है, उतने ही डिग्री का कोण इस जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पर सामने की ओर भी बनाया जाएगा। हाँ, मतलब यहाँ पर बनने वाला कोण भी 42 डिग्री होगा। हाँ, 42 डिग्री होगा। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, आप पी आर एस त्रिभुज को देख रहे हो? हाँ दोस्तों, पी आर एस त्रिभुज में एस आर भुजा को आगे बढ़ाया गया, तो यहाँ पर एक कोण बना है जिसे बाह्य कोण कहेंगे। और ये जो बाह्य कोण, किसी भी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है, अंतः सम्मुख दोनों कोण के योग के बराबर होता है। मतलब ये जो इस त्रिभुज का जो बाह्य कोण है, ये वाला, इसका जो इसकी जो वैल्यू होगी, अंतः सम्मुख दोनों कोण के योग के बराबर होगी, मतलब इस कोण और इस कोण के योग के बराबर होगा, ये वाली वैल्यू का होगा। तो ये वाला कोण जो है, इस कोण और इस कोण के योग के बराबर है। तो ये वाला कोण है कितना? 42 में अगर हम 36 जोड़ते हैं, 42 में अगर हम 36 जोड़ते हैं तो आएगा 78। मतलब यहाँ पर बनने वाला कोण हमारा 78 डिग्री है। 78 डिग्री। दोस्तों आप पी क्यू आर त्रिभुज को देख रहे हो? हाँ, पी क्यू आर त्रिभुज को देख रहे हैं। दोस्तों पी क्यू आर त्रिभुज में क्यू और आर पर बनने वाले कोण जो है, बनने वाला कोण जो है कुल मिलाकर 8 2 10 7 4 11 120 डिग्री है। तो पी क्यू आर त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हाँ, जिसमें से दोस्तों उस 180 डिग्री में से इस कोण और इस कोण की भागीदारी कुल मिलाकर 120 डिग्री है। तो यहाँ पर बनने वाले कोण की भागीदारी वास्तव में 60 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब मुझे बताइए दोस्तों, अगर इस चाप या इस जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पर 60 डिग्री का कोण बनाया जा रहा है, तो इसी चाप या इसी जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाया जाएगा? तो देखिए, किसी भी चाप द्वारा या किसी भी जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना जो कोण होता है, उसी चाप या जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। मतलब अगर इस चाप या इस जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पर 60 डिग्री का कोण बनाया जा रहा है, तो इसी चाप या इसी जीवा के द्वारा वृत्त के केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाया जाएगा, 120 डिग्री का कोण बनाया जाएगा।
मतलब देखा जाए तो क्यूआर जीवा के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना जो कोण होगा कुल मिलाकर 120 डिग्री होगा। क्या होगा? 120 डिग्री होगा। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। ठीक है। अब दोस्तों हम एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, एक कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ने वाले हैं। ठीक है। एक कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर पढ़ेंगे। आप इस कॉन्सेप्ट को पढ़िए, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप इस कॉन्सेप्ट को पढ़िए, उसके बाद मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। कह रहा है कि यदि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा और एक छेदक रेखा खींची जाए, कह रहा है यदि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा और एक छेदक रेखा खींची जाए तो स्पर्श रेखा की लंबाई का वर्ग छेदक रेखा के बाहरी खंड और पूरी छेदक रेखा के पूरी और पूरी छेदक रेखा के की लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है। कह रहा है कि यदि किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा और एक छेदक रेखा खींची जाती है तो ऐसी स्थिति में स्पर्श रेखा का जो वर्ग होता है वो छेदक रेखा के बाहरी खंड और पूरे खंड की लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब एपी स्क्वायर बराबर होगा पी क्यू इंटू पी आर के। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कैसे हो रहा है। ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। मान लीजिए दोस्तों ये हमारा एक वृत्त, मानने में क्या जा रहा है, मान लीजिए। ठीक है। मान लीजिए दोस्तों ये हमारा एक वृत्त है। ठीक है। एक वृत्त है। आपको कोई दिक्कत है? नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मान लीजिए तो दोस्तों ये हमारा एक वृत्त है। मान लीजिए दोस्तों इस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा एक बाह्य बिंदु से खींची गई है, स्पर्श रेखा खींची गई है। मान लीजिए दोस्तों इस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा एक बाह्य बिंदु पी से खींची गई है। एक बाह्य बिंदु पी से खींची गई। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर एक स्पर्श रेखा इस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा एक बाह्य बिंदु पी से खींची गई है। ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है। और इसी बिंदु से मान लीजिए एक छेदक रेखा खींची गई है। ठीक है। आपको सारी चीजें क्लियर है? सारी चीजें। मान लीजिए दोस्तों एक किसी बिंदु P से एक स्पर्श रेखा इस वृत्त पर खींची गई और एक छेदक रेखा खींची गई। ठीक है। एक छेदक रेखा PQ R खींची गई। हाँ, अगर दोस्तों इस बाह्य बिंदु P से एक स्पर्श रेखा PA और एक छेदक रेखा PQR खींची जा रही है तो ऐसी स्थिति में इस स्पर्श रेखा का जो स्क्वायर होगा इस छेदक रेखा के बाहरी खंड और पूरे खंड की लंबाई के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। मतलब छेदक रेखा की पूरी लंबाई के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। मतलब पी आर स्क्वायर बराबर होगा पी क्यू इंटू पी आर के। ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है और इस चीज का बहुत ज्यादा यूज होता है और पेपरों में आखिर इसके ऊपर क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से पूछ रहता है। हाँ, ठीक है। लेकिन ये बात कैसे हो रहा है? ठीक है। ये बात कैसे हुआ, ये कैसे निकल कर आया कि स्पर्श रेखा का स्क्वायर जो होता है बाहरी खंड छेदक रेखा के बाहरी खंड और पूरे खंड की लंबाई के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है। ये कैसे निकल कर आया? आइए हम इस चीज को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हमें प्रूव क्या करना है? हमें यही प्रूव करना है कि किसी भी बाह्य बिंदु से खींची गई जो स्पर्श रेखा की स्क्वायर होता है वो छेदक रेखा के बाहरी खंड और पूरे खंड के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है। हम गुणनफल के बराबर होता है। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है दोस्तों, आइए हम यहाँ पर सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके लिए मैंने क्या किया दोस्तों, ये जो आपको दिख रहा है ये छेदक रेखा जो है क्यू बिंदु पर काट रही है तो और ये छेदक रेखा जो है पहली बार उसने क्यू बिंदु पर काटा है तो और आप देख रहे हैं कि स्पर्श रेखा जो है ये बिंदु पर स्पर्श कर रही है तो मैंने स्पर्श बिंदु को छेदक रेखा ने पहली बार जिसे काटा पहली बार जहां पर काटा उसे मिला दिया। तो कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है। हमें पता है दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि इस स्पर्श रेखा और इस जीवा द्वारा यहाँ पर जितने डिग्री का कोण बनाया जाएगा, जितने डिग्री का कोण यहाँ पर बनाया जाएगा, जितने डिग्री का कोण यहाँ पर बना होगा उतने ही डिग्री का कोण इस जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पर सामने की ओर भी बनाया गया होगा। उतने ही डिग्री का कोण वास्तव में इस जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पर सामने की ओर भी बनाया गया होगा। हाँ, मतलब अगर यहाँ पर कुल मिलाकर थीटा डिग्री का कोण बनाया गया है, मतलब अगर यहाँ पर कुल मिलाकर थीटा डिग्री का कोण बनाया गया है तो वृत्त की इस जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पर सामने की ओर भी थीटा डिग्री का कोण बनाया गया होगा। हाँ, मतलब देखा जाए तो यहाँ पर और यहाँ पर बनने वाला कोण आपस में बराबर है। हाँ, आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी है? नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है।
अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, आप दोस्तों ए क्यू पी त्रिभुज जो देख रहे हो, हाँ बिल्कुल देख रहे हैं। इसी प्रकार दोस्तों आप ए क्यू पी त्रिभुज को देख रहे हो, हाँ ए क्यू पी भी त्रिभुज को हम देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पर दोनों त्रिभुज को अलग कर देता हूँ जिससे आपको सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ऐसा नहीं है कि यहीं पर अगर हम अप्लाई करते हैं तो नहीं जो हमसे निकलना चाह रहे हैं वो नहीं निकल कर आएगा, वो निकल कर आएगा लेकिन अच्छे तरीके से आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए दोस्तों मैंने यहाँ पर ए आर पी त्रिभुज को अलग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और ए क्यू पी त्रिभुज को अलग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, जिससे सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, जिससे सारी चीजें अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक त्रिभुज बनाया है। दोस्तों मैंने एक त्रिभुज यहाँ पर बनाया है ए आर पी, इसका नाम है ए, इसका नाम है आर, इसका नाम है पी। ठीक है दोस्तों, मैंने ए आर पी जो त्रिभुज यहाँ पर था, ए आर पी जो त्रिभुज यहाँ पर था उसे मैंने यहाँ पर बनाने की कोशिश की है, उसे मैंने यहाँ पर बनाने की कोशिश की है। ठीक है, उसे मैंने यहाँ पर बनाने की कोशिश की है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों ए क्यू पी त्रिभुज जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, मैंने उसे भी यहाँ पर बनाने की कोशिश की है, उसे भी मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, जिससे सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, जिससे सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। दोस्तों ए क्यू पी आप त्रिभुज देख रहे हैं, हाँ मैंने उसको यहाँ पर बनाने की कोशिश की है। ठीक है, दोनों त्रिभुज दोस्तों जो ए आर पी दिख रहा था मैंने यहाँ पर बना दिया है, और ए क्यू पी जो आपको दिख रहा है उसे मैंने यहाँ पर बना दिया है। हाँ दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से पता है कि ए क्यू पी त्रिभुज में ए कोण जितनी डिग्री का है, ए कोण जितनी डिग्री का है उतने ही डिग्री का कोण वास्तव में, उतने ही डिग्री का कोण वास्तव में ए आर पी में 8 डिग्री है। हो गया, मतलब देखा जाए तो दोनों त्रिभुज में, मतलब देखा जाए तो दोनों त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज में कोण ए और कोण आर बराबर है आपस में। हो गया, हाँ ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आप देख रहे हैं कि कोण ए क्यू पी में पी कोण जितने डिग्री का है उतने ही डिग्री का कोण वास्तव में ए आर पी में कोण पी है। हो गया, हाँ हाँ, क्योंकि दोस्तों दोनों कोण क्या है, कॉमन कोण है, कॉमन कोण है, मतलब ये वाला कोण जो है, मतलब इस त्रिभुज ए क्यू पी में पी कोण जितने डिग्री का है उतने ही डिग्री का कोण वास्तव में ए आर पी में कोण पी है। हो गया, मतलब दोनों में, क्योंकि दोस्तों कोण पी जो है दोनों जगह कॉमन है। हाँ तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इन दोनों त्रिभुजों में, इन दोनों त्रिभुजों के मिनिमम 2 कोण आपस में बराबर है। हाँ मिनिमम 2 कोण आपस में बराबर है। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस त्रिभुज के मिनिमम 2 कोण आपस में बराबर है, और जब किसी त्रिभुज के मिनिमम 2 कोण, जब किसी त्रिभुज के तीनों कोण या मिनिमम 2 कोण बराबर होते हैं तो ऐसी स्थिति में वो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। क्या होते हैं, समरूप होते हैं, मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात जो होता है बराबर होता है। अगर दोस्तों ये दोनों त्रिभुज समरूप है, अगर दोस्तों ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो संगत भुजाओं का अनुपात जो होगा बराबर होगा। संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है दोस्तों, संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है दोस्तों, समान कोणों के सम्मुख भुजाओं के अनुपात को ही हम संगत भुजाओं का अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं, समान अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात कहते हैं। समान कोणों के सम्मुख भुजाओं के अनुपात को ही, समान कोणों के सम्मुख भुजाओं के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, संगत भुजाओं का अनुपात कहते हैं। आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। तो आइए हम यहाँ पर, अगर ये दोनों दोस्तों त्रिभुज समरूप है तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो आइए हम यहाँ पर संगत भुजाओं का अनुपात निकालने की कोशिश करते हैं। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, चाहे जिस त्रिभुज को पकड़ लीजिए और चाहे जिस त्रिभुज के एक कोण को पकड़ लीजिए। मैंने इस त्रिभुज के इस कोण को पकड़ लिया। ठीक है, इस कोण के सामने वाली भुजा क्या है, एपी है, मैंने एपी लिख दिया। ठीक है, एपी लिख दिया। इसी प्रकार जिस कोण को मैंने यहाँ पर पकड़ा था उसी कोण को यहाँ पर पकड़ूंगा। ठीक है, इस वाले कोण को पकड़ा था, इसी कोण को, और वही कोण मैंने दूसरे त्रिभुज में पकड़ा, उसके सामने की जो भुजा है उसे लिख दिया। ठीक है,
तो ये क्या है, हो गई ये वास्तव में संगत भुजाओं का अनुपात है। समान कोणों के सामने की भुजाओं का अनुपात है। तो ये क्या है, संगत भुजाओं का अनुपात है। जिस प्रकार दोस्तों आपने यहाँ पर संगत भुजाओं का अनुपात निकालना है, उसी प्रकार मैं और संगत भुजाओं का अनुपात निकालने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ। ठीक है, उसी प्रकार मैं और यहाँ पर संगत भुजाओं का अनुपात निकालने की कोशिश करता हूँ। 1 मिनट रुक जाइए, लाइट कट गई है। दोस्तों जिस प्रकार हमने यहाँ पर संगत भुजाओं का अनुपात निकालना है, उसी प्रकार दोस्तों हम दूसरे कोण को भी यहाँ पर पढ़कर संगत भुजाओं का अनुपात निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जिस त्रिभुज को सबसे पहले पकड़ा था, उसी त्रिभुज को मैंने फिर से पढ़ा और हमें पता है कि ये वाला जो त्रिभुज, मैं उसी त्रिभुज को पहले फिर से पकड़ा। अब उस त्रिभुज को मैंने इस वाले कोण को पकड़ा। आपको चित्र ये पता है कि इस कोण के सम्मुख भुजा ये वाला है, तो मैंने इस वाली भुजा को ले लिया। जिस कोण को मैंने पहले त्रिभुज में पकड़ा, उसी कोण को मैं दूसरे त्रिभुज में भी पकड़ूंगा। ठीक है, उसी कोण को मैंने यहाँ पर पकड़ा, तो आया सामने वाली भुजा एपी, मैंने इसे लिख दिया। ये क्या है, ये भी संगत भुजाओं का अनुपात है। हमें पता है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर होगा। तो मैंने बराबर का साइन लगाया। आपको सारी चीजें क्लियर है? हाँ, हमें सारी चीजें क्लियर है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं कर लेता हूँ। ठीक है, अगर मैं 3 मल्टीप्लाई करता हूँ तो एपी स्क्वायर आएगा। तो यहाँ एपी स्क्वायर आया, एपी स्क्वायर आया। और अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई इधर करता हूँ तो आरपी 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 इंटू पीक्यू आया, आरपी इंटू पीक्यू आया। हाँ, ठीक है, तो एपी क्या है, एपी जो है, एपी स्क्वायर क्या है, एपी स्क्वायर जो है, एपी स्क्वायर जो है इस प्रत्येक का स्क्वायर है। हाँ, आरपी क्या है, आरपी इंटू पीक्यू क्या है, देखिए 1 मिनट होगी, आरपी इंटू पीक्यू। हाँ, आरपी को मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ, आरपी को यहाँ पर मैं पीआर लिख ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं मल्टीप्लाई किया हूँ तो पीक्यू इंटू पीआर आया है। आरपी का मतलब पीआर होता है, हाँ पीआर होता है। ठीक है, तो पीक्यू इंटू पीआर क्या होगा, पीक्यू इंटू पीआर जो है छेदक रेखा के बाहरी खंड और छेदक रेखा के पूरे खंड की लंबाई का मल्टीप्लीकेशन है ये। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर मैंने पूरा भाग किया है यहाँ पर, तो क्या निकल कर आया, स्पर्श रेखा का स्क्वायर जो है पीक्यू स्पर्श रेखा का जो स्क्वायर है वो पीक्यू और पीआर के मल्टीप्लीकेशन के बराबर है। मतलब स्पर्श रेखा का जो स्क्वायर है छेदक रेखा के बाहरी खंड और पूरे खंड के मल्टीप्लीकेशन के बराबर है। हाँ, तो यहीं से एक नियम निकल जाता है, यहीं से एक नियम निकल जाता है कि किसी भी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा का जो स्क्वायर होता है छेदक रेखा के बाहरी खंड और पूरे खंड के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर है। ठीक है, तो ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि किसी बाह्य बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची गई है और एक छेदक रेखा खींची गई है, तो उस स्पर्श रेखा का जो स्क्वायर होगा छेदक रेखा के बाहरी खंड और पूरे खंड की लंबाई के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई है? तो हाँ, यहाँ तक सारी चीजें अच्छी तरीके से क्लियर हो गई। अब आइए, अगर क्लियर हो गई है तो आइए हम इस पर क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे और सारी चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं? तो हाँ, इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं? तो हाँ, इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। पढ़िए इस क्वेश्चन को और समझने की कोशिश करिए, क्या कहना चाह रहा है। देखिए, हमसे कह रहा है यदि AD बराबर 14 सेंटीमीटर, कह रहा है यदि AD बराबर 14 सेंटीमीटर, AB बराबर 7 सेंटीमीटर, तब BC का मान क्या होगा, BC का मान क्या होगा। हाँ, ठीक है, दोस्तों सबसे पहले जैसी आकृति यहाँ पर बनाकर दिखाया गया वैसे ही मैं आकृति यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ, वैसी ही आकृति मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाए अच्छी तरीके से। ठीक है, जैसी आकृति यहाँ पर बनाकर दिखाई गई है वैसे ही मैं आकृति यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी जिससे। ठीक है, तो एक बाह्य बिंदु है, तो एक बाह्य बिंदु है और वहां से स्पर्श रेखा और एक छेदक रेखा खींची गई है। मान लीजिए जो बाह्य बिंदु है यहाँ पर है, मान लीजिए बाह्य बिंदु हमारा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से दोस्तों एक स्पर्श रेखा खींची गई है, यहाँ से दोस्तों एक स्पर्श रेखा खींची गई है, यहाँ से दोस्तों एक स्पर्श रेखा खींची गई है, यहाँ से दोस्तों एक स्पर्श रेखा खींची गई है, इस बिंदु पर खींची गई है स्पर्श रेखा। ठीक है, और इसी बिंदु से दोस्तों, इसी बाह्य बिंदु से दोस्तों मान लीजिए यहाँ दोस्तों एक बाह्य बिंदु है और इस बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची गई है और इसी बाह्य बिंदु से एक छेदक रेखा भी खींची गई है, एक छेदक रेखा भी खींची गई है। ठीक है, एक छेदक रेखा भी खींची गई है। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। दोस्तों ये जो बाह्य बिंदु है, दोस्तों ये जो बाह्य बिंदु है इसका नाम ए है और जहां पर ये स्पर्श रेखा, जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची गई है उसका नाम डी है। हाँ, और ये जो छेदक रेखा खींची गई है पहली बार वृत्त को बी बिंदु पर काटता है, दूसरी बार सी पर काटता है। ठीक है, दोस्तों ये जो हमारा एडी है, दोस्तों ये हमें जो एडी दिया है ये कुल मिलाकर 14 है, मतलब स्पर्श रेखा की लंबाई 14 है। हो गया।
ठीक है। और ए बी जो दिया है 7 दिया है, मतलब छेदक रेखा के बाहरी खंड की लंबाई 7 दिया है। हमसे कह रहा है ये जो बीसी है, ये जो बीसी है, बीसी जो जीवा है इसकी लंबाई क्या होगी। दोस्तों आप देख रहे हैं कि एक बाह्य बिंदु से एक स्पर्श रेखा के बीच खींची गई है और एक छेदक रेखा भी खींची गई है। अगर दोस्तों बाह्य बिंदु से एक स्पर्श रेखा और एक छेदक रेखा खींची गई है, तो ऐसी स्थिति में इस स्पर्श रेखा का जो स्क्वायर होगा, ऐसी स्थिति में इस स्पर्श रेखा का जो स्क्वायर होगा, स्क्वायर होगा। ऐसी स्थिति में इस स्पर्श रेखा का जो स्क्वायर होगा, छेदक रेखा के बाहरी खंड और पूरे खंड के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कभी? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। ठीक है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर गुणा भाग कर लेता हूँ। दोस्तों 14 इंटू 14 स्क्वायर का मतलब होता है 14 इंटू 14। 7 से अगर मैं 14 को काटता हूँ तो 2 आएगा, 14 की मल्टीप्लाई 2 में करूंगा तो 28 आएगा। इस प्रकार एसी की वैल्यू, इस प्रकार देखा जाए तो एसी की वैल्यू निकल कर आई 28। मतलब ये जो छेदक रेखा है इसकी पूरी लंबाई 28 है। लेकिन हमें पूरी छेदक रेखा की लंबाई नहीं बतानी थी, हमें तो बीसी की बतानी थी। तो एक बात बताइए, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 28 है, जिसमें से यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 7 है, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या होगी? देखिए यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो होगी 21 होगी। 21 होगी। मतलब बीसी की जो लंबाई है, कुल मिलाकर 21 सेंटीमीटर है। 21 सेंटीमीटर है। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं? हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी चीजें क्लियर की है। मैंने ठीक है। अब आइए दोस्तों इसी क्रम में, हम इसी क्रम में और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि दी गई आकृति में x का मान क्या होगा। आपके सामने एक आकृति बनाकर दिखाई गई है और उस आकृति को मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाए। जो चीज हमसे पूछा जा रहा है उस चीज का हम जिससे जवाब दे सके। ठीक है, ठीक है। तो एक बाह्य बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची गई है और एक हमारे छेदक रेखा खींची गई है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। और ये जो वृत्त है इसका एक केंद्र भी है, ठीक है, केंद्र है। और इस केंद्र को स्पर्श बिंदु डी से मिलाया गया है। ये जो केंद्र हमारा ओ है इसको स्पर्श बिंदु डी से मिलाया गया है। तो यहाँ स्पर्श बिंदु डी से मिलाया गया। ठीक है दोस्तों, ये जहां से दोस्तों छेदक रेखा और स्पर्श रेखा खींची गई थी, जिस बिंदु से खींची गई थी उसको केंद्र से भी मिलाया गया है। उसको केंद्र से भी मिलाया गया है। तो यहाँ उसको केंद्र से भी मिलाया गया है। तो मैंने केंद्र से मिला दिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों ये जो हमारी है, दोस्तों ये जो रेखा जिस रेखा से मिलाई गई है, जिस बिंदु से खींची गई थी स्पर्श रेखा और छेदक रेखा, उसको केंद्र से मिलाया गया और उसकी लंबाई हमें 15 दिया है। तो हाँ, उसकी लंबाई हमें 15 दिया है। ठीक है, और ये जो त्रिज्या खींची गई थी, ये जो हमारी त्रिज्या को, ये जो हमारी केंद्र को स्पर्श बिंदु से मिलाया गया, उसकी लंबाई हमें 9 दिया है। मतलब त्रिज्या देखा जाए तो वृत्त की क्या है, तो 9 सेंटीमीटर। दोस्तों आपको चित्र कैसे, अगर आप दोस्तों आप देख रहे हैं तो पीडीओ आप देख रहे हैं। हाँ, ये एक समकोण त्रिभुज है। क्योंकि दोस्तों आपको चित्र कैसे पता है कि ये जो त्रिज्या है, इस त्रिज्या पर ये जो स्पर्श रेखा है वो 90 डिग्री का कोण बना रही होगी। मतलब लंब होगी। तो ये तो एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है, तो इस समकोण त्रिभुज है। हाँ, और आपको अच्छी तरीके पता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होती है वो कुछ और नहीं, कर्ण होती है। मतलब हाइपोटेन्यूस होती है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को बनी। दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है, अगर ट्रिपलेट याद होगा तो आप बिना पाइथागोरस प्रमेय लगाए आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। दोस्तों जब हमारा कर्ण 15 होता है और लंब हमारा, आधार हमारा 9 होता है, तो हमारा लंब कितना होता है? 12 होता है। मतलब ये जो हमारा एडी है, एडी जो है भुजा, वो कुल मिलाकर 12 सेंटीमीटर है। तो यहाँ मतलब जो स्पर्श रेखा है उसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। आप मेरी वजह से सहमत हो गए? ठीक। तो हमसे क्या पूछा था? हमसे कह रहा था ये जो हमारा एबी हमारा कह रहा था, ये जो इसका नाम बी था, इसका नाम सी था। इसकी लंबाई हमें पीबी की लंबाई हमें एक्स दी थी। हमसे कह रहा है कि ये जो एक्स है इसकी लंबाई क्या होगी। मतलब हमसे पीबी की लंबाई पूछ रहा था। और ये जो बीसी है इसकी लंबाई हमें 7 दिया है। 7 दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को बने, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों आप देख रहे हैं कि पी बिंदु से एक स्पर्श रेखा भी खींची गई है और एक छेदक रेखा भी खींची गई है। छेदक रेखा भी खींची गई है। और आपको अच्छी तरीके से पता है कि किसी भी बिंदु से अगर स्पर्श रेखा और छेदक रेखा खींची गई है, तो ऐसी स्थिति में स्पर्श रेखा का जो स्क्वायर होगा, वो छेदक रेखा के बाहरी खंड क्या होगा? एक्स। और पूरी छेदक रेखा की लंबाई के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। पूरी छेदक रेखा की लंबाई x+7 है। अब कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गई, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो 12 का स्क्वायर होता है 144। तो मैं क्या 12 के स्क्वायर को 144 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो। तो मैंने लिख दिया 144, और 44 को मैं लिखता हूँ 16 into 9। हाँ, मैं 16 into 9 लिख सकता हूँ।
और इधर क्या था कहोगे x इंटू एक्स प्लस 7 था। हाँ हाँ, अगर दोस्तों मैं तुलना करता हूँ, अगर दोस्तों मैं तुलना करता हूँ तो ये वाला बड़ा वाला टर्म होगा कहोगे हाँ। दोस्तों ये जो हमारा है ये बड़ा वाला टर्म होगा, अब ये वाला छोटा टर्म होगा कहोगे हाँ। तो बड़े वाला टर्म में जो होगा बड़े वाले के बराबर होगा, छोटा वाला छोटे टर्म के बराबर होगा कहोगे हाँ। इस प्रकार देखा जाए तो x की वैल्यू क्या है कहोगे, x की वैल्यू वास्तव में 9 है। हमसे क्या पूछ रहा था कहोगे, हमसे कह रहा था कि बताइए x की वैल्यू क्या होगी, तो हम कह सकते हैं भैया x की वैल्यू 9 होगी। अगर आप x प्लस 7 बराबर 16 के करते हैं तब भी आएगा 9 ही, ठीक है। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या मानते हो। तो इस प्रकार x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू जो है वो वास्तव में 9 है। क्या है, 9 है, ठीक है। इस प्रकार x की वैल्यू क्या है कहोगे 9 है, 9 सेंटीमीटर। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छी तरीके से यहाँ पर क्लियर कर दिया, मैंने कहा ठीक है। अब आगे दोस्तों इसी क्रम में हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो हाँ इस क्वेश्चन को हम भली भांति देख रहे हैं। इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं तो हाँ इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं तो हाँ इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। पढ़िए इस क्वेश्चन को क्या कहना क्या चाह रहा है देखिए। कह रहा है एक वृत्त के भीतर, कह रहा है एक वृत्त के भीतर 2x और 2y लंबाई की दो जीवाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती है। हाँ लोग हाँ। कह रहा है यदि जीवाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु, कह रहा है यदि जीवाओं, एक मिनट होगी, कह रहा है यदि जीवाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु से वृत्त के केंद्र के बीच की दूरी डी हो तो वृत्त की त्रिज्या का मान क्या होगा, वृत्त की त्रिज्या का मान क्या होगा। हाँ भैया, आइए दोस्तों हम पता करने की कोशिश करते हैं कि यदि दोनों जीवाएं वृत्त के भीतर 2x, दोनों जीवाएं वृत्त के भीतर 90 डिग्री पर काट रही हैं तो ऐसी स्थिति में वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। हाँ भैया, आइए पता करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों एक वृत्त है और उस वृत्त की दो जीवाएं थी 2x और 2y सेंटीमीटर की। हाँ तो एक वृत्त है और उस वृत्त की दो जीवाएं थी 2x और 2y सेंटीमीटर की, या 2x और 2y सेंटीमीटर की। हाँ, तो दोनों जो जीवाएं थी दोस्तों दोनों जो जीवाएं थी वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रही थी। किस पर, 90 डिग्री पर काट रही थी। हाँ, तो एक वृत्त है और उसकी दो जीवाएं हैं, एक 2x सेंटीमीटर की है, एक 2y सेंटीमीटर की है। हाँ, ये दो जीवाएं हैं, एक 2x सेंटीमीटर की है, मान लीजिए 2x सेंटीमीटर वाली जीवा ये है और 2y सेंटीमीटर वाली जीवा ये है। कोई दिक्कत है कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों दोनों जीवाएं जो हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती है, मतलब यहाँ पर बनने वाला कोण क्या होगा 90 डिग्री होगा। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। कह रहा है जहां पर काटते हैं वहां से देखा है तो केंद्र के बीच की दूरी डी है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो डी है, ठीक है। आपको कोई दिक्कत है कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, ये केंद्र वृत्त का हो गया। हाँ, अगर मैं इस केंद्र से इस जीवा पर लंब डालता हूं तो ये जीवा दो बराबर भागों में बढ़ जाएगी। ये जीवा 2y सेंटीमीटर की, ठीक है हो गया। हाँ, अगर यहाँ से लंब डालता हूं तो ये दो बराबर भागों में बढ़ जाएगी। हाँ, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है y सेंटीमीटर रह जाएगी। तो y सेंटीमीटर दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा तो y y हो जाएगा, हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं इस जीवा द्वारा अगर इस केंद्र द्वारा इसी केंद्र से इस जीवा पर लंब डालता हूं तो ये जीवा भी दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा। मतलब ये जो 2x सेंटीमीटर की जीवा थी ये दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा, मतलब यहां से यहां तक की दूरी x सेंटीमीटर बची होगी। आप मेरी वजह से सहमत होंगे, और यहां से यहां तक की भी दूरी x होगी। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है तो हाँ हमें सारी चीजें क्लियर है। मान लीजिए दोस्तों ये वाली जो दूरी है वो a है, मान लीजिए दोस्तों ये जो दूरी है हमारी a है, इसी प्रकार ये जो दूरी है वो b है, इसी प्रकार ये जो दूरी है वो कुल मिलाकर b है। ठीक है, आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है तो हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अगर दोस्तों ये हमारी दूरी b है तो ये वाली भी दूरी हमारी b होगी। अगर हाँ ना हाँ, ये दूरी भी हमारी b होगी। अब दोस्तों आपको अच्छे तरीके से दिख रहा है, एक मिनट हो गया दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से दिख रहा है दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से, अच्छा ये दूरी अगर हमारी a है तो ये दूरी भी हमारी a होगी। हाँ, ये दूरी भी हमारी a होगी। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से सहमत है, हम आपकी बात से सहमत है पूरी तरीके से, बिल्कुल ठीक है। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से दिख रहा है, ये जो छोटा वाला ट्रायंगल दिख रहा है, छोटा वाला ट्रायंगल दिख रहा है, ये एक समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर जो होता है, सबसे बड़ी भुजा का जो स्क्वायर होता है दोनों छोटी भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, मतलब डी स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। हाँ, आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। एक मिनट हो गई, मैं बड़ा थोड़ा लिख देता हूँ। डी स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के होगा। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कहोगे? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें हमें अच्छी तरीके से क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें हमें अच्छी तरीके से क्लियर है। ठीक है दोस्तों, हमसे यहाँ पर ये सब नहीं पूछा गया, हमसे त्रिज्या पूछा गया। एक मिनट हो गई, हमसे ये जो इस केंद्र से घेरे तक की दूरी पूछी गई है, मतलब त्रिज्या पूछा गया है कहोगे? हाँ, तो मान लीजिए इसकी त्रिज्या r है।
ठीक है। अगर दोस्तों इसकी त्रिज्या r है तो इस समकोण त्रिभुज के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़े r का जो स्क्वायर होगा, r का जो स्क्वायर होगा, r का जो स्क्वायर होगा वो 20 के स्क्वायर प्लस y के स्क्वायर के बराबर होगा, 20 के स्क्वायर प्लस y के स्क्वायर के बराबर होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। दोस्तों इस केंद्र से यहाँ, दोस्तों इस केंद्र से मैंने इसको मिला दिया तो ये भी तो हमारी त्रिज्या को यहाँ, इसकी भी दूरी r होगी को यहाँ। तो दोस्तों इस वाले समकोण त्रिभुज को देख रहे हैं को यहाँ, दोस्तों इस वाले समकोण त्रिभुज में इस बड़ी भुजा का जो स्क्वायर होगा, बड़ी भुजा का जो स्क्वायर होगा मतलब r का जो स्क्वायर होगा वो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के बराबर होगा, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के बराबर होगा। दोस्तों इन दोनों को मैंने जोड़ दिया, इन दोनों को मैंने जोड़ दिया। अगर मैं जोड़ता हूं तो क्या निकल कर आएगा होगा, देखिए अगर आप जोड़ते हो तो यहाँ पर 2r स्क्वायर निकल कर आएगा, 2r स्क्वायर आएगा। यहाँ पर आएगा ये 1 मिनट रुकिए, उल्टा मैं लिख रहा हूँ a स्क्वायर प्लस जिससे सारी चीज होती है। यहाँ पर आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, d स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सारी चीजें क्लियर हो गई। हाँ, अगर मैं यहाँ से r की वैल्यू निकालता हूँ तो r की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, हाँ, उसके बाद मुझे वर्गमूल लगाना पड़ेगा, हाँ, वर्गमूल लगाना पड़ेगा। हाँ, दोस्तों अगर मैं d की r की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ तो सबसे पहले मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, हाँ, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, हाँ, 2 से डिवाइड कर दिया, उसके बाद मुझे वर्गमूल लगाना पड़ेगा, हाँ, वर्गमूल लगाना पड़ेगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो x की वैल्यू क्या निकल कर आई है, x की वैल्यू इस प्रकार देखा जाए तो x की वैल्यू वास्तव में ये निकल कर आई है। हम इस प्रकार देखा जाए तो x की वैल्यू क्या निकल कर आई है, ये निकल कर आई है। आपकी मेरी वजह से मतलब वृत्त की त्रिज्या देखा जाए तो मतलब वृत्त की त्रिज्या देखा जाए तो कुल मिलाकर ये, मतलब वृत्त की त्रिज्या देखा जाए तो कुल मिलाकर ये है। आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है, हाँ, यहाँ तक सारी चीजें हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गई है, यहाँ तक सारी चीजें हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गई हैं। ठीक है, हमें सारी चीजें अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ में आ गई है, रखी गई है, सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। तो ठीक है, अब आइए दोस्तों इसी क्रम में हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, हाँ अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, हाँ अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। इस क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, क्या है ना, क्या चाह रहा है, देखिए कह रहा है कि एक वृत्त की 2 जीवाएं AB और CD एक दूसरे को बिंदु E पर 90 डिग्री पर काटती हैं। कह रहा है यदि इन जीवाओं के खंडों की लंबाई AE बराबर 6 सेंटीमीटर, EB बराबर 4 सेंटीमीटर और CE बराबर 2 सेंटीमीटर है तो उस वृत्त की त्रिज्या का मान क्या होगा। ठीक है, दोस्तों एक वृत्त है और उसकी 2 जीवाएं हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती है, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती है। ठीक है, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती है। आप मेरी वजह से सहमत हो गए, हाँ हम आपकी वजह से सहमत। तो एक वृत्त है और उसकी 2 जीवाएं हैं, दो जीवाएं हैं, एक AB है, एक AB है। मान लीजिए AB वाली जीवा ये है, AB है एक जीवा, और एक CD है, एक CD है, एक CD है, एक CD है। दोस्तों ये जो दोनों जीवाएं हैं, दोस्तों ये जो दोनों जीवाएं हैं, ये दोनों जो जीवाएं हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं। क्या 90 डिग्री पर काटती है, 90 डिग्री पर काटती है। आप मेरी वजह से सहमत हो गए, हाँ हम आपकी वजह से। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों ये जो वृत्त है इसका केंद्र यहाँ पर है, इसका केंद्र यहाँ पर है O। मान लीजिए दोस्तों इस वृत्त का जो केंद्र है, इस वृत्त का जो केंद्र है यहाँ पर, ये कोई दिक्कत की परेशानी को हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। ठीक है, तो ये जो दोस्तों ये दोनों जो जीवाएं हैं एक दूसरे को ई बिंदु पर काटती हैं, मतलब यहाँ पर जो है जहां पर काट रही है उसका नाम ई है। ठीक है दोस्तों, ए की लंबाई 6 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 6 है। ईबी की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, हाँ, और ये जो सीई है इसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, दोस्तों आप देख रहे हैं कि 2 जीवाएं हैं एक दूसरे को, दोस्तों आप देख रहे हैं कि 2 जीवाएं हैं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, कहोगे हाँ, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों दोनों जीवाओं के खंडों का मल्टीप्लीकेशन बराबर होगा, मतलब इस खंड और इस खंड का जो मल्टीप्लीकेशन होगा, मल्टीप्लीकेशन जो होगा वो वास्तव में इस वाली जीवा के इस खंड और इस खंड के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। 2 से अगर मैं इधर काटता हूं तो 2 3 6 तो 4 3 12, इस प्रकार ईडी की वैल्यू क्या आई, ईडी की वैल्यू 12 आई। हाँ, ईडी की वैल्यू 12 आई, मतलब यहां से यहां तक की जो दूरी है, मतलब यहां से यहां तक की जो दूरी है 12 है, तो हाँ 12। सारी चीजें क्लियर हो गई। हाँ, लेकिन हमसे ये सब नहीं पूछा, हमसे कह रहा है कि जीवा त्रिज्या बताइए, तो आइए हम त्रिज्या निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों एक बात बताइए, अगर मैं इस जीवा द्वारा, अगर दोस्तों मैं
अगर दोस्तों मैं इस केंद्र द्वारा इस केंद्र से इस जीवा पर एक लंब डालूं तो ये जीवा दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा कि नहीं होगा? तो ये पूरी जीवा कितनी है? देखिए 12 से यहाँ तक 12 है और यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो ये पूरा देखा जाए तो 14 है। अगर मैं एक लंब डाल रहा हूँ तो ये जीवा दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी वास्तव में 7 सेंटीमीटर बचेगी। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। लंब डाल रहा हूँ तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण। इसी प्रकार दोस्तों ये जो जीवा है ये पूरा कितना का होगा? देखिए 6 और 4 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। हाँ, अगर दोस्तों मैं यहाँ पर भी लंब डालता हूँ, इस यहाँ से इस पर भी लंब डालता हूँ तो ये जीवा दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा। तो ये पूरा 10 था, तो जो जब दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 हो जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? 6 है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? 1। मतलब अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगी, तो यहाँ इस प्रकार ये दिख रहा है 1 है। तो हमसे क्या पूछ रहा है? त्रिज्या पूछ रहा है, मतलब इस केंद्र से इस घेरे तक की दूरी पूछ रहा है। आप मेरी वैसे सहमत कहोगे? हाँ। तो आइए हम ये जो त्रिज्या है, ये जो त्रिज्या r है, इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि दोस्तों दिख रहा है कि ये जो समकोण त्रिभुज है, ये जो समकोण त्रिभुज है, ये जो समकोण त्रिभुज हमारा बन रहा है, इसमें सबसे बड़ी भुजा का जो स्क्वायर होगा, मतलब r का जो स्क्वायर होगा वो 7 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर के बराबर होगा। हाँ, मतलब r की जो वैल्यू होगी, मतलब r स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो 50 होगी, मतलब r की जो वैल्यू होगी अंडर रूट 50 होगी, मतलब 5 अंडर रूट 2। 50 को मैं 5 अंडर रूट 2 लिखता हूँ, 5 अंडर रूट 2 लिखता हूँ। ठीक है, इस प्रकार आपको इस प्रकार दिख है। तो इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो 5 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर, क्या 5 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर है। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को भी यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। इसको ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, हाँ इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, पर ये इस क्वेश्चन को उसके बाद हम समझने की कोशिश करते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। तो देखिए कह रहा है एक त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी क्यू कोण आर के आंतरिक कोण समद्विभाजक इसके परिवृत्त को क्रम से बिंदु एक्स वाई जेड पर काटते हैं। कह रहा है यदि कोण पी बराबर 64 डिग्री है और कोण क्यू वाई जेड बराबर 28 डिग्री है तो कोण आर जेड वाई का मान क्या होगा? हाँ, ठीक है, तो एक त्रिभुज है पी क्यू आर। मैं सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेता हूँ पी क्यू आर। तो एक त्रिभुज है पी क्यू आर। हाँ, एक त्रिभुज है पी क्यू आर। तो सबसे पहले मैं एक त्रिभुज एक मिनट तो एक त्रिभुज है पी क्यू आर। हाँ, एक त्रिभुज है पी क्यू आर। तो सबसे पहले मैं एक त्रिभुज पी क्यू आर बनाने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मैं एक त्रिभुज यहाँ पर पी क्यू आर बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, सारी चीजें जिससे क्लियर हो जाएगी। तो मान लीजिए यहाँ, ठीक है, एक त्रिभुज में पी क्यू आर बनाने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ। तो मैंने एक त्रिभुज बना लिया पी क्यू आर। एक त्रिभुज बनाया मैंने पी क्यू आर। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें भी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो इस पी क्यू आर त्रिभुज में जो कोण पी का समद्विभाजक है, कोण क्यू का जो समद्विभाजक है, आर का जो समद्विभाजक है, इसके परिवृत्त को क्रमशः एक्स वाई जेड पर काटता है। दोस्तों परिवृत्त क्या होता है? दोस्तों परिवृत्त जो होता है एक ऐसा वृत्त होता है, एक ऐसा सर्कल होता है जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों को स्पर्श करता है। तो इसका जो परिवृत्त होगा दोस्तों, इसका जो इस त्रिभुज का जो परिवृत्त होगा वो वास्तव में इस त्रिभुज के तीनों शीर्षों को स्पर्श कर रहा होगा। इस त्रिभुज के बाहर बना होगा वृत्त, लेकिन वो वृत्त जो होगा इसके त्रिभुज इसके शीर्षों को स्पर्श कर रहा होगा। तो यहाँ मैंने इसका परिवृत्त बनाने की कोशिश की, इसका परिवृत्त बनाने की कोशिश की है। सारी चीजें अभी क्लियर हो जाएगी। इसका परिवृत्त बनाने की कोशिश की। दोस्तों हमसे कह रहा है कि ये जो त्रिभुज है पी क्यू आर, इसमें कोण पी का जो समद्विभाजक है, 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 ये परिवृत्त को एक्स पर काटता है, एक्स पर काटता है। इसी प्रकार कोण y का जो समद्विभाजक है, कोण y का जो समद्विभाजक है, कोण y का जो समद्विभाजक है, वो परिवृत्त को y पर काटता है, परिवृत्त को y पर काटता है। ठीक है, इसी प्रकार कोण r का जो समद्विभाजक है, कोण r का जो समद्विभाजक है, कोण r का जो समद्विभाजक है, एक मिनट रुकिए। इसी प्रकार कोण r का जो समद्विभाजक है, कोण r का जो समद्विभाजक है, इसी प्रकार कोण r का जो समद्विभाजक है,
वो जेड पर काटता है। हाँ, जेड पर काटता है परिव्रत को, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। हमसे क्या कह रहा है कि यदि पी पर बनने वाला कोण कह रहा है, अगर यहाँ पर बनने वाला कोण 64 हो और क्यू वाई जेड मतलब यहाँ पर बनने वाला कह रहा है यदि क्यू वाई जेड बराबर 28 डिग्री हो। हाँ, तो कह रहा है कि आर जेड वाई बताइए, आर जेड वाई यहाँ पर बनने वाला कोण हमसे पूछ रहा है, यहाँ पर बनने वाला कोण हमसे पूछ रहा है। हाँ, ठीक है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये जो क्यू का जो समद्विभाजक और कोण आर का समद्विभाजक इस बिंदु पर मिल रहे हैं। हाँ, तो आप देख रहे हैं कोण क्यू और कोण आर का जो समद्विभाजक है, कोण क्यू और आर के जो समद्विभाजक है इस बिंदु पर मिल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों कोण क्यू और कोण वाई के समद्विभाजक अगर इस बिंदु पर मिल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो बनने वाला कोण होगा, यहाँ पर बनने वाला जो कोण होगा वो 90 प्लस P/2 होगा। मतलब P बिंदु पर बनने वाले कोण के आधे के बराबर होगा। 90 प्लस P बिंदु पर बनने वाले कोण के बराबर होगा। हाँ, ठीक है। P बिंदु पर बनने वाला कोण क्या है? 64 है। 90 में अगर मैं 64 90 में अगर मैं 32 64 का आधा 32 होता है। 90 में अगर मैं 32 जोड़ता हूँ तो आएगा 10 जोड़ूंगा, 10 जोड़ता हूँ तो आएगा 100 और 22 और जोड़ता हूँ तो आएगा 122। मतलब दिखा जाए तो यहाँ पर बनने वाला जो कोण है, इस बिंदु पर बनने वाला जो कोण है 122 डिग्री। अगर यहाँ पर 100 बनने वाला कोण 122 है, तो यहाँ पर भी बनने वाला कोण 122 ही होगा। 122 ही होगा। हाँ, 122 ही होगा। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है, तो हाँ, समझ में आ गई। ठीक है। तो अगर Q और R के समद्विभाजक इस बिंदु पर मिल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर बनने वाला जो कोण होगा 90 प्लस तीसरे कोण के आधे के बराबर होगा। 90 प्लस तीसरे कोण के आधे के बराबर होगा। तीसरा कोण वास्तव में क्या होगा? तीसरा कोण वास्तव में 64 है। हाँ, 64 है। तो यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो कुल मिलाकर 122 डिग्री का कोण बना है। मतलब यहाँ पर भी बनने वाला कोण 122 है। तो आप इस त्रिभुज को देखने को, हाँ, इस त्रिभुज में दोस्तों यहाँ पर बनने और यहाँ पर बनने वाले कोण का सम है कितना होगा? देखिए 22 में अगर मैं 28 जोड़ता हूँ तो 8 2 10 50 150। दोस्तों इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा और इस 180 डिग्री में से 150 कोण की भागीदारी इस और इस कोण की है, तो यहाँ 150 कोण की भागीदारी इस और इस कोण की है, तो इस कोण की भागीदारी क्या होगी? 30 डिग्री होगी। मतलब कोण, मतलब देखा तो आर जेड वाई जो है, मतलब आर जेड वाई जो है, मतलब कोण आर जेड वाई जो है वो कुल मिलाकर 30 डिग्री है। क्या है? 30 डिग्री है। आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? तो हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अब दोस्तों हम इस क्वेश्चन को भी यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन को भी हम यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, कहोगे हाँ इस क्वेश्चन को हम बड़ी बात ही देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को हम बड़ी बात ही देख रहे हैं। पर ये इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहना चाह रहा है, कहोगे देखिए कह रहा है कि ओ केंद्र वाले एक वृत्त की दो जीवाएं एक्स वाई और डब्ल्यू जेड वृत्त के अंदर बिंदु एम पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। कह रहा है यदि केंद्र पर बना कोण एक्स और डब्ल्यू 42 डिग्री है और वाई ओ जेड बराबर 38 डिग्री है, तो बताइए एक्स एम डब्ल्यू का मान क्या होगा? हाँ, मान दो तो ओ केंद्र वाला एक वृत्त है। तो सबसे पहले मैं ओ केंद्र वाला एक वृत्त बना लेता हूँ। ओ केंद्र वाला एक वृत्त बना लेता हूँ, ठीक है। ओ केंद्र वाला एक वृत्त है। सबसे पहले मैं उस ओ केंद्र वाले वृत्त को यहाँ पर बना लेता हूँ। दोस्तों मैंने ओ केंद्र वाला एक वृत्त बना लिया, ओ केंद्र वाला एक वृत्त बना लिया, ठीक है। दोस्तों इसके अंदर दोस्तों दो जीवाएं खींची गई थी और दोनों जीवाएं जो है एम बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। हाँ, हाँ, एम बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। मान लीजिए पहली जो जीवा है एक्स वाई जो है, मान लीजिए पहली जो जीवा एक्स वाई है, एक्स वाई जो है वो यहाँ पर खींची गई है। इसी प्रकार दूसरी जो जीवा है डब्ल्यू जेड ऐसे खींची गई है, ऐसे खींची गई, एक मिनट, ऐसे खींची गई, एक मिनट, ऐसे खींची गई है, ठीक है। तो दोनों जो जीवाएं हैं, दोनों जो जीवाएं हैं वो एम बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। मतलब एम बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, तो हाँ एम बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, ठीक है। अब आगे क्या कर रहा है? आगे कह रहा है यदि केंद्र पर बना कोण एक्स और डब्ल्यू, एक्स 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 ओ डब्ल्यू, कह रहा है कि यदि यदि केंद्र पर बना कोण एक्स ओ डब्ल्यू 42 डिग्री हो, 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 तो कह रहा है कि वाई कोण वाई ओ जेड क्या होगा? वाई ओ जेड कह रहा है कि हाँ, कह रहा है एक मिनट, और कह रहा है कि कोण वाई ओ जेड जो है, वाई ओ जेड जो है, वाई ओ जेड जो है
वाई ओ जेड जो है, कह रहा है 38 डिग्री हो, 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 तब कह रहा है कि बताइए एक्स एम डब्ल्यू क्या होगा, एक्स एम डब्ल्यू, एक्स एम डब्ल्यू, मतलब ये वाला कौन पूछ रहा है, ये वाला हमसे कौन पूछ रहा है, तो हाँ आइए निकालने की कोशिश करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि एक्स डब्ल्यू चाप को देख रहे हैं, हाँ तो आप देख रहे हैं कि एक्स डब्ल्यू चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर 42 डिग्री का कोण बनाया गया है। तो इसी चाप के द्वारा दोस्तों, अगर इस चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर इस 42 डिग्री का कोण बनाया गया, तो इसी चाप के द्वारा वृत्त की परिधि पर यहाँ पर भी दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर 42 डिग्री का कोण बनाया गया, तो इसी चाप के द्वारा वृत्त की परिधि पर यहाँ पर 21 डिग्री का कोण बनाया गया होगा। हाँ, 21 डिग्री का कोण बनाया गया होगा। आप मेरी वैसे सहमत कहोगे? हाँ, क्योंकि आपको चित्र ये पता है कि किसी वृत्त की परिधि पर बना जो कोण होता है, केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। उसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। अगर इस चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर 42 डिग्री का कोण बनाया जा रहा है, तो इसी चाप के द्वारा वृत्त की परिधि पर 21 डिग्री का कोण बनाया गया होगा। मतलब यहाँ पर बनने वाला कोण 21 होगा। ठीक है। इसी प्रकार तो आप देख रहे हैं कि इस चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर 38 डिग्री का कोण बनाया जा रहा है। तो इसी चाप के द्वारा वृत्त के परिधि पर कुल मिलाकर 19 डिग्री का कोण बनाया जाएगा। मतलब यहाँ पर बनने वाला कोण 19 डिग्री होगा। दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस वाले त्रिभुज को देख रहे हैं, हाँ, इस वाले त्रिभुज में ये वाली भुजा आगे बढ़ाई गई है, तो यहाँ पर बाह्य कोण बना होगा, बन रहा है, तो हाँ, और इस बाह्य कोण की जो वैल्यू होगी इन दोनों कोण के योग के बराबर होगी। इन दोनों कोणों का योग है कितना होगा, 40। इस प्रकार देखा है तो ये जो बाह्य कोण हमारा बन रहा है ये 40 डिग्री, मतलब देखा है तो कोण एक्स एम डब्ल्यू जो है 40 डिग्री है। क्या है, 40 डिग्री है। हाँ, इस प्रकार देखा जाए तो एक्स एम डब्ल्यू जो है क्या है, तो 40 डिग्री है। क्या है, 40 डिग्री। हाँ, बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। सारी चीजें हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गई है, सारी चीजें हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आइए हम इस क्वेश्चन को भी यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करते हैं, आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में एक वृत्त है, भुजाओं पी क्यू और क्यू आर और आर पी को क्रम से बिंदु एक्स वाई और जेड पर स्पर्श करता है। हाँ, दोस्तों त्रिभुज पी क्यू आर में एक वृत्त है। दोस्तों त्रिभुज पी क्यू आर में एक वृत्त बनाया गया है और वो भुजाओं को पी क्यू क्यू आर और आर पी को एक्स वाई जेड पर स्पर्श करता है। कह रहा है यदि पी एक्स जो है 4 सेंटीमीटर है और क्यू वाई 3 सेंटीमीटर है, आर जेड 5 सेंटीमीटर है, तो ये किस प्रकार का त्रिभुज है। हाँ, तो एक वृत्त है जो त्रिभुज के अंदर बनाया गया। तो सबसे पहले मैं वृत्त बना लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर वृत्त बना लेता हूँ। एक वृत्त है वो त्रिभुज के अंदर बना है। हाँ, त्रिभुज के अंदर बना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर वृत्त बना लिया। ठीक है, सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक वृत्त बना लिया। दोस्तों ये जो वृत्त बना है, ये त्रिभुज के अंदर स्थित है। क्या है, त्रिभुज के अंदर स्थित है। हाँ, दोस्तों ये जो वृत्त बना है, वो कहाँ स्थित है, त्रिभुज के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है, त्रिभुज के अंदर स्थित है। हाँ, तो यहाँ पर मैं त्रिभुज भी बना लेता हूँ। ठीक है, दोस्तों त्रिभुज बना लेता हूँ, ठीक है, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, सारी चीजें अभी क्लियर हो जाएंगी, आपको धीरे धीरे सारी चीजें अभी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, सारी चीजें अभी क्लियर हो जाएंगी, आपको घबराना नहीं है। एक मिनट। सबसे पहले मैं त्रिभुज बना लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर त्रिभुज ही बना लेता हूँ। तो एक वृत्त है, जो त्रिभुज के अंदर स्थित है। तो मैंने एक त्रिभुज बनाया, एक त्रिभुज बना लिया, एक त्रिभुज बना लिया। तो इस त्रिभुज के अंदर एक वृत्त स्थित है, जो इस त्रिभुज के अंदर एक वृत्त स्थित है और जो जो त्रिभुज के तीनों तीनों भुजाओं को स्पर्श करता है, तीनों भुजाओं को स्पर्श तीनों भुजाओं को स्पर्श करता है। ठीक है, तीनों भुजाओं को क्या करता है, स्पर्श करता है, तीनों भुजाओं को स्पर्श करता है। ठीक है, तीनों भुजाओं को स्पर्श करता है, तीनों भुजाओं को स्पर्श करता है।
ठीक है। दोस्तों एक त्रिभुज है और उस त्रिभुज के अंदर एक वृत्त स्थित है, और जो तो एक त्रिभुज हमारा पी क्यू और आर है, और उसके अंदर एक वृत्त स्थित है जो पीक्यू भुजा को एक्स पर स्पर्श करता है। हाँ, क्यू आर भुजा को वाई पर स्पर्श करता है, कभी हाँ। और पी आर भुजा को जेड पर, पी आर या आरपी भुजा को जेड पर स्पर्श करता है, कभी हाँ, जेड पर स्पर्श करता है। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से सहमत है, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। ठीक है। दोस्तों कह रहा है पी एक्स जो है 4 सेंटीमीटर, कह रहा है ये जो पी एक्स है इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है, कभी हाँ, इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है। ठीक है। इसी प्रकार कह रहा है क्यू वाई की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। हाँ, क्यू वाई जो दिख रहा है ये इसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर है, कभी हाँ, इसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर। कह रहा है ये जो पी एक्स है इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है। ठीक है। आगे कह रहा है आर जेड जो है इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। आर जेड जो है इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर। हमसे कह रहा है ये बताइए किस प्रकार का त्रिभुज है। अगर तो मुझे इसकी तीनों भुजाएं पता होती तो मैं आसानी से बता सकता था कि ये किस प्रकार का त्रिभुज है। हाँ तो ना। दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस पी बिंदु से दो स्पर्शरेखा खींची गई है, एक ये। हाँ, और आपको चित्र में पता है कि किसी भी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई बराबर होती है। मतलब अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा, तो हाँ ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा। आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, तो हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। इसी प्रकार दोस्तों देख रहे हैं कि आर बिंदु से दो स्पर्शरेखा खींची गई है, एक ये और ये तो, और इन दोनों की लंबाई भी बराबर होगी, मतलब अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगी हाँ। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों देख रहे हैं कि क्यू बिंदु से एक स्पर्शरेखा खींची गई है, एक ये हाँ ना। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इन दोनों स्पर्शरेखा की लंबाई भी बराबर होगी, मतलब अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगी हाँ। इस प्रकार दोस्तों त्रिभुज की तीनों भुजाओं की मुझे लंबाई पता चल चुकी है हाँ ना, पता चल चुकी है। तो इस भुजा की लंबाई क्या है, कहोगे 7 है। इस भुजा की लंबाई क्या है, कहोगे 9 है। इस भुजा की लंबाई क्या है, कहोगे 8 है हाँ, 8 है। तो दोस्तों इससे एक ही बात चल रहा है कि ये समबाहु त्रिभुज भी नहीं है, समद्विबाहु त्रिभुज भी नहीं है, क्योंकि इन तीनों की भुजाएं सेम नहीं है। कोई भी भुजा से अलग अलग है, क्योंकि इन तीनों की भुजाएं अलग अलग है हाँ, न समबाहु है न समद्विबाहु है हाँ, न समबाहु है न समद्विबाहु है। बात आती है कि ये समकोण है कि नहीं। अब यहाँ और दोस्तों ये वाली भुजा हमारी 7 है, ये वाली भुजा हमारी 9 है, इस वाली भुजा हमारी 8 है। अब दोस्तों अगर दोस्तों ये समकोण त्रिभुज है, अगर दोस्तों ये समकोण त्रिभुज है तो सबसे बड़ी भुजा का जो स्क्वायर होगा दोनों छोटी भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होगा। सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर जो है 81 है, और सबसे छोटी भुजाओं का स्क्वायर का योग देखा जाए तो 64 और 49, 64 प्लस 49 है हाँ। तो यहाँ पर देखा जाए तो सबसे बड़ी भुजा का जो स्क्वायर है वो वास्तव में दोनों छोटी भुजाओं के स्क्वायर से बड़ा नहीं है, मतलब ये समकोण त्रिभुज भी नहीं है। अब समकोण भी त्रिभुज नहीं है, समकोण त्रिभुज भी नहीं है, समद्विबाहु भी नहीं है, समबाहु भी नहीं है, तो ये क्या है, कहोगे ये विषमबाहु त्रिभुज है। क्या है, विषमबाहु त्रिभुज है हाँ। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, कहोगे हाँ यहाँ तक सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर हो गई है। मैंने ठीक है। अब आइए दोस्तों इसी क्रम में हम आखिरी क्वेश्चन अपना करने की कोशिश करते हैं। आखिरी क्वेश्चन नहीं ठीक है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम कल करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए दीजिए इजाजत, मिलेंगे अगली वीडियो में इसी ऊर्जा और इसी उत्साह के साथ। नमस्कार।